नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल? ऑडियो ऑन है? हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल सभी के? वेलकम 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 एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? नमस्ते नमस्ते, प्रणाम है भैया, प्रणाम है आप सभी को। आप सभी को कोटि कोटि नमन है भैया। ऐसे कुछ बोलते हैं ना। गुड इवनिंग अनीता, मयंक, अजीत। वाई द चैट इज नॉट वर्किंग इज द गुरुजी प्लीज रिफ्रेश कर दीजिए इज द गुरुजी प्लीज रिफ्रेश कर दीजिए इज द एक सेकेंड, गुरुजी को रिफ्रेश करने को कहते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। अब चल रही है, अब चल रही है। क्या हाल चाल सभी के? क्या हाल चाल सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत तेज चैट चलने लगी है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल सभी के? आज थोड़ा सा दोस्तों हाइट और बोर्ड और मैं थोड़ा सा, मतलब बोर्ड की हाइट और मेरी हाइट थोड़ी वैसी दिखाई दे रही होगी। इन लोगों ने पता नहीं बोर्ड कहां ऊपर टांग दिया दोस्तों, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। बहुत ऊपर हो गया है बोर्ड आज, कैसे कैसे उतना लिखेंगे ससुरा, समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। क्या हालचाल सभी के भैया? गुड इवनिंग भैया, नमस्ते है, नमस्ते है। स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में, जरा गुड इवनिंग हो जाए। आप लोग जब तक कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर देंगे ना तो आज तबाही मचाएंगे। तबाही का मतलब आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक एकदम ठीक हूं यार। हल्की सी तबीयत खराब थी बट कोई बात नहीं, अब एकदम ठीक है हम। तबीयत तो क्या ही खराब थी, लो एनर्जी थी। हाँ, जेके ले लो, ठीक है। तो आज बस थोड़ा सा तो मैं एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। आज थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो समझ जाना, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है? एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट रॉन्ग? क्या रॉन्ग? अबे चपड़ गंजू, तू है ना वो जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो रॉन्ग लिखने की तेरी आदत है। हाँ, तू पकड़ा गया बेटा, पकड़ा गया तू। चलिए तो स्टार्ट करा जाए फिर आज के लेक्चर की कहानी। सर आप बैठे? अरे बैठे नहीं है रे, अरे बैठे नहीं थे, वो पैर स्प्लिट करके खड़े थे। माफ, बेकार जोक था तो माफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करा जाए। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स पर RHEH लिखो। मैं एक बात बता दूं, आई रियली होप उडानियंस, आई रियली होप बबुआस कि तुम लोग मेरी बातें फॉलो करते हो। लेक्चर नंबर 3 में आ रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 और 2 देख कर आ रहे हो। रीजन ये है कि आज का लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ फिर से क्वेश्चंस कराने वाला हूं। किस पर? जनरल टर्म वाले फॉर्मूले पर। जनरल टर्म मतलब AN टर्म वाले फॉर्मूले पर आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। और बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। 50% चीजें भी क्वेश्चन में कर पाओगे, मेरे लिए काफी है, ठीक है? मेरे लिए तुम काफी हो। अच्छा, पहले एक वार्म अप क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन जरा देखते हैं कितने बबुआस पोल में आंसर कर पाते हैं। लीजिए, तुम्हारे लिए मैं टाइमलेस पोल दे रहा हूं। टाइमलेस पोल मतलब समय की कोई पाबंदी नहीं है। आइए देखते हैं जरा तुम ये सड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर कर पाते हो कि नहीं। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको एपी की। नेक्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी टर्म क्या होगी ये बताना आपको। A4 बताना है बेसिकली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो टाइम, जस्ट पोलिंग स्टार्टिंग नाउ। ओके, चलो बताओ जरा। अब तुम लोग ना तुक्का मत लगाना, मुझे हर्ट मत करना। आज मैं बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये सड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये वार्म अप क्वेश्चन है, बनना चाहिए। स्कूल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है भैया, है ना। पर हां, स्कूल में वो क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे जो मैं आज कराऊंगा, इस बात के मैं दावे कर सकता हूं। चलिए तो समय बहुत है ना। समय वैसे टाइमलेस पोल है पर टाइम कम ही दूंगा मैं, है टाइम कम ही दूंगा मैं, है ना। चलिए
तो नेक्स्ट टर्म पूछा है, मतलब फोर्थ टर्म पूछा है। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए पहली वाली छोड़कर, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए पहली वाली छोड़कर आपको ए और डी पता होना चाहिए। चलिए, तो ए तो पता है, ए तो पता है √6। डी कितना हो जाएगा ससुरा? डी हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना? √24 माइनस √6, ये हो गया √18। सही है? बोल बोल बोल, रॉन्ग वाला कहां गया? ए रॉन्ग वाला कहां गया? रॉन्ग वाला चाहिए मुझे इधर, सारे रॉन्ग वाले बबुआ मुझे इधर चाहिए। ए छोड़गंजू, √24 माइनस √6 अगर √18 लिखा ना तो ससुरा काट डालेगा मैं तेरे को, काट डालेगा मैं तेरे को, काट डालेगा मैं तेरे को। ये गलत है, ये ऐसी ये फालतू मैथ्स नहीं करना है, ये फालतू मैथ्स नहीं करना है, ये चाइनीज मैथ या जो भी बोले इस मैथ्स को, ठीक है ना भाई? ये फालतू मैथ्स नहीं करने का बॉस। हाँ रॉन्ग एकदम, बहुत बढ़िया। ऐसी चीजें नहीं करना है, नहीं होता है ऐसा दोस्त, है ना? ऐसे नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो कैसे करें गुरुजी माइनस? तुम ही बता दो दोस्तों। √24 को तुम लोग लिख सकते हो, √24 को तुम लोग 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8 इंटू 3, और √6 को तुम लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3। क्या बात समझ आई? तो ये कितना हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा भैया, ये हो गया तुम्हारा भैया, एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, तो ये 2 √6 माइनस √6। क्या बात है? इसको वापस √6 दिया। अब 2 √6 माइनस 1 √6 बोल लो, यह आपका दोस्तों √6 होता है। तो कॉमन डिफरेंस भी तुम्हारा √6 आ गया। अब सही है, कॉमन डिफरेंस भी तुम्हारा √6 आ गया। अब भैया पोल, अभी मेरे को आंसर तो पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, निकाल लेते हैं। अब A4 निकालने के लिए जाने मंस a + 3d करना पड़ेगा। a आपका √6 होएगा, d आपका √6 होएगा, तो ये आपका √6 + 3 √6, डरना नहीं है। x + 3x क्या होता है? 4x भाई, 1 + 3 4 कर दे, ये आपका 4 √6। तो नेक्स्ट टर्म एपी की 4 √6 आ रही है, पर 4 √6 ससुरा यहां पे दिया ही नहीं है, 4 √6 यहां पे दिया ही नहीं है। अब मैं समझ गया, तुमने सबने गलत करा है। 40% आंसर से ज्यादा आंसर भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, समझना मेरी बात को। आपका जो नेक्स्ट टर्म यानी 4th टर्म आ रहा है वो ये आ रहा है, पर ऑप्शन में रूट के अंदर सारी चीजें हैं, रूट के बाहर कुछ नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर रूट के अंदर 2 बार 4 मल्टीप्लीकेशन में होता है तो आप एक 4 बाहर निकाल दो। जैसे यहां पे 2 बार 2 मल्टीप्लीकेशन, तो आपने एक 2 बाहर निकाला, आपने एक 2 बाहर निकाला, आपने एक 2 बाहर निकाला, ये 2 वापस जब अंदर जाएगा तो 2 बार 2 बन जाएगा। वैसे ही आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो, इस √6 को आप 4 × 4 × 6 लिख सकते हो। ऐसा क्यों? सोचना, 2 बार अंदर 4 है, बाहर आके एक बार 4 बन जाएगा, वही बात है। तो 4 4 जा 16, और 16 6 जा कितना होता है? 16 6 जा कितना होता है? √96, √96। आंसर आ गया भैया, अंदर √96, अंदर √96। ठीक बा, ठीक बा। ये देखो, ये मेरे को पता है तुमने सही नहीं करा, मुझे पता है ना, मुझे पता है। ये देखो 40-45%, क्या मतलब है? पर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर बी और सी में कंफ्यूज्ड हो तो अच्छा लगा मुझे, सही कर रहे हो, मतलब मैंने तुम पे शक करा, मुझे माफ करिएगा, है ना। त्रिदेव जी, संयम, प्रियांशु, मयंक, अक्षत, स्पर्श, विजय, मानस, आर्यन, प्रियांशु, वंश। अब ये बताओ, सबको समझ में आया? जिन्होंने गलत करा उनको समझ में आया तो लिखो GTSG, और जिनको पहले ही समझ में आ गया था लिखो SG, ठीक है ना। गलती नहीं करनी, बहुत बेसिक सवाल है। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए पहली वाली छोड़ के आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाला, माइनस कैसे करा? इसको प्राइम फैक्टराइज करा, तो एक 2 बाहर, ये 2 √6, ये √6, 2 - 1 1 √6 आ गया, बस रख दिया, आपका आंसर आ गया, है ना। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करिएगा।
भाई बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं, हम बार बार कहते हैं हमरे लेक्चर के सवाल कर लिए ससुरा, सब क्लियर है। इसके बाद ससुरा आरडी शर्मा उठा के देख लेना, सब बनेगा तेरे को, सब बनेगा। क्या बोल रहे हैं? आराम से क्वेश्चन रीड करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बॉस। बने ना बने वो अलग बात है, हम कोशिश ना करें वो गलत बात। इफ 5 times द 5th टर्म ऑफ एन एपी नहीं समझ में आए, वापस जा वापस जा वापस जा, बैक 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 ले जरा गाड़ी को, बैक ले। इफ 5 times द 5th टर्म ऑफ एन एपी, 5 times 5th टर्म, तो 5 times का मतलब 5 मल्टीप्लाई होता है, 5 times द 5th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू, अच्छा बराबर है 8 times इट्स 8th टर्म। क्या बात है, 8 times 8th टर्म। क्या बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन को जरा इंग्लिश में बोलो। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5th टर्म बराबर है 8 मल्टीप्लाइड बाय 8th टर्म के। कोई एपी होगा, उस एपी में जो 5वीं टर्म होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उस एपी में जो 8वीं टर्म होगी उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, वो बराबर आएगा, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला आगे? शो दैट, शो करना है कि उसकी 13th टर्म 0 होगी। क्या शो करना है? क्या शो करना है कि उस एपी की 13th टर्म आपकी 0 होगी, यह आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है। तो 13th टर्म निकालनी है, स्टार्ट करते हैं, चलो इतना सबको समझ में आता है। a + 12d 0 के बराबर लाना है, पर ससुरा a और d तो पता ही नहीं है। अरे टेंशन ना ले यार, आज जो दिया है उसको जरा सॉल्व तो कर। a5 का मतलब a + 4d, a8 का मतलब a + 7d, ये हो गया आपका 5a + 20d। बेसिक मैथ्स, 8 into a हो गया 8a, 8 into 7 हो गया 56d, है ना? क्या समझ में आ रहा है यार? कुछ समझ आ रहा है क्या? देखिए ना, आ तो रहा है। ये हो गया -3a, ये हो गया तुम्हारा ससुरा 36d। तो a की वैल्यू तुम्हारी कुछ ऐसी आ रही है, कैसी? ये हो गया 36d अपॉन -3, तो a आ गया तुम्हारा -12d। इससे भाई देखो, सिंपल सी बात है बबुआस, आपका हो गया होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को छोड़ के आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, a और d। a और d पता करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। a और d की इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज पता करने के लिए आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, पर आपके पास तो एक ही इक्वेशन है, तो क्या करा गया दोस्तों? आंसर ही आ गया। देखना, a + 12d 0 के बराबर, यही तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। ऐसा भी कर सकते थे कि a की वैल्यू -12d इधर पटक दो, तो -12d + 12d 0, हेंस प्रूफ्ड। आई होप बात क्लियर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, एक और होमवर्क क्वेश्चन था। किस किस को बना भैया? ये पल्लो, हमारा पल्लो देखो, हमारा पल्लो आ रहा है यहां पे, हाँ पल्लो लटके। चलिए, है ना, एक क्वेश्चन और, ठीक है? बैठ के बस आनंद लीजिए लेक्चर का, पेन के साथ, लेकिन ऐसी नहीं कि हाँ बबुआ ने बोला आनंद लो लेक्चर का, हाँ बैठे हैं, वाह -5, रॉन्ग, हाँ सही, DTSD, हाँ SDSD, CH, हाँ बढ़िया, कर कुछ नहीं रहे, ऐसे नहीं करना है। चलिए, हाउ मैनी मी अबे बकरी हो क्या? मी बोला अपुन करा, अपुन ऐसे नहीं करना है, पागल हो क्या? चलो अच्छा, डीपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं बना, टेंशन ना ले यारा। अगर डीपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं बना, टेंशन ना ले यारा, मैं हूं ना, आज के बाद बनेगा, देख जरा तू। अब सुनो, अब बकेती बहुत कर लिए, अब थोड़ा फटाफट क्वेश्चंस करते हैं ना। चलिए, हाँ, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? क्या बोल रहे क्वेश्चन को? मैं पॉज करूंगा, तुम लोग की हंसी माफ कर दीजिएगा। अब सुनिए मेरी बात को, है ना, ठीक। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? आराम से क्वेश्चन रीड कर। हाउ मेनी, कितने मल्टीपल्स ऑफ 4? मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं या फिर 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 4 की टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, ऐसे आता जाता है, ठीक है।
कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के जो इन दोनों के बीच में लाए करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड पर नोट करिएगा बबुआज, बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। एपी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताता हूं। सब इन दोनों के बीच में सबसे पहला नंबर कौन सा होगा या सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिवाइड हो जाएगा। इजी है। 10 होता भी तो नहीं लेता। 11, 12, सबसे पहला 12, दूसरा कौन सा होगा 16। आप तो समझ में तो आ ही गया। क्या 254 से डिवाइड हो जाता है? अगर हो भी जाता तो मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता, बिटवीन बोला है। 250, 249 तो नहीं होगा तो 248 हो जाएगा। गुरुजी आपको कैसे पता चलता कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा भैया। तो बस दोस्तों ये क्या है, यहां पे कौन से टर्म्स लिखे हैं? ये क्या टर्म्स हैं? ये वो टर्म्स हैं जो इन दोनों के बीच में है और सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। हमसे पूछा कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के, कितने होंगे, मतलब बेसिकली अगर मैं इस एपी में यह पता कर लूं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, अगर मैं इस एपी में यह पता कर लूं कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? क्यों? जितनी इसमें टर्म्स है उतनी ही टर्म्स तो 4 का मल्टीपल है, जितनी इसमें टर्म्स है उतनी ही टर्म्स तो 4 का मल्टीपल है। अब इसमें कितनी टर्म्स है यह पता करने के लिए लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर लो। लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर लो। वो कैसे पता करेंगे? उसकी कुछ पोजीशन मान के। मैंने माना कि भैया चलिए जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है। मैंने माना कि nth पोजीशन पे आपका 248 आ रहा है, निकाल लो। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 248। हंसो अब तुम खूब। तो ये हो गया 12 प्लस n-1, डी कितना मेरी जान 4, ये हो गया 248। यहां पर प्लीज एक बात याद रखना, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। पहले इसको उधर ले गए, मन में करिए तो n-1 इंटू 4, 248/12 ये आपका हो जाएगा ऐसा। सही बात है। अरे सॉरी माइनस होगा ना, मैं भी क्या कर रहा हूं, है ना। तो ये तुम्हारा 236 n-1 इंटू 4, तो n-1 236/4, तो ये हो गया तुम्हारा n-1 बराबर 4 5 जा 1, 4 4 जा। कुछ गलती करी मैंने। 4 5 जा 23, अच्छा 4 9 जा, हाँ ये 9 हो जाएगा ना, ये 9। तो बस n आ गया तुम्हारा 60। n 60 का मतलब an मैंने माना था 248 है, मुझे पता चला ससुरा 60वें पोजीशन पे बैठा है। 60वीं पोजीशन आपकी लास्ट पोजीशन है, मतलब टोटल टर्म्स भी आपकी 60 हो जाएंगी। आई होप आपका आंसर क्लियर है। मतलब देयर विल बी 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, ऐसा लास्ट में आंसर में लिख देना, ठीक है। हाँ पता है मुझे रॉन्ग। अच्छा चलो दोस्तों ये वाला कर लोगे, एपी बना दूं? कर लोगे? वैसे ही क्वेश्चन है, कर लोगे? एपी बना दो एक बार, घर पे करना, घर पे बनना, बस एपी बना दो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर्स बताओ सारे के सारे जो इन दोनों के बीच में हो, ये इंपॉर्टेंट बात, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। सारे नेचुरल नंबर्स आपको बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे? कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे? सबसे पहला कौन सा होगा? 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। दोस्तों जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है वो 10 से डिवाइड होता है, ये बात याद रखना। जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात याद रखना। मेरे ख्याल से कर सकते हो। तो पहला नंबर 110, दूसरा 120, तीसरा 130, लास्ट वाला 990। यह पता कर लो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स विल बी योर आंसर, ठीक है।
विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, कर लेंगे। सब ससुरा सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, आंसर तुम लोग कर लेना। अच्छा, अब आज के बेहतरीन क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले कुछ चपड़गंजू होंगे, तो सही में चपड़गंजू होंगे, जिनको समझ नहीं आया होगा कि ये एनसीईआरटी का सड़ा हुआ सवाल कैसे करना है। पर कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि मैं भी चपड़गंजू था तेरी जगह पे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बताओ इनमें से कौन सा सवाल कर दूं मैं आप लोगों के लिए। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। नहीं, एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। कौन सा कर दूं इनमें, बस ये बता दो। आपको मिसिंग टर्म्स बतानी है, तो मैं डब्बे देख के समझ में आ रहा होगा। ये एपी दिया है, ये वाली टर्म बतानी है। एपी दिया है, ये और ये बताना है। एपी दिया है, ये और ये बताना है। एपी दिया है, ये बताना है। एपी दिया है, ये बताना है। कर लेंगे। कौन सा? फिफ्थ वाला? जो बोलो वो करके दिखा दो। चलो, मानो ने थर्ड वाला करा है ना। कुछ नहीं दोस्तों, इसका मतलब क्या है? थर्ड वाला ध्यान देना, एक ही करूंगा, कोई एक ही करूंगा, है ना। देखिए ध्यान से, है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब समझो ना, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बस ये बता दो। कोई बोल रहा है ऑल, बैठ, फिर एक काम कर, 10 बजे तक बैठते हैं दोनों, खाना वाना भी यहीं खा के जाएंगे। तू वहां खाना, मैं यहां खाऊंगा। रात में तू भी उधर बात करना, मैं इधर बात करके बढ़िया सोऊंगा। क्यों? बोल। सुबह बढ़िया उठेंगे साथ में, लाइव, एकदम लाइव। तू भी बढ़िया सुबह हल्का हो के आना, मैं भी बढ़िया है यहीं। और फिर कल यहीं 4:30 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। चपड़गंज ऐसा नहीं कर सकते हैं। एपी की कोई भी टर्म पता करने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। पहली टर्म आपको 5 दी है, चौथी टर्म, ये चौथी है ना, फोर्थ टर्म आपको 9 1/2 दी। दोस्तों आंसर ही आ गया ना। A4 मतलब A प्लस 3D, 9 2 जा 18, 19/2। ए आपको 5 दिया हुआ है, A प्लस 3D बराबर 19/2, तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5, तो D कितना आ गया? 3D बराबर तुम्हारा आ गया दोस्तों, एलसीएम सेल्सियम डायरेक्ट कर लोगे, 19 माइनस 10/2, तो 3D बराबर आ गया 9/2, D बराबर आ गया ससुरा 3/2। क्लियर? तो D आ गया, A आ गया। क्या ये बाकी 2 टर्म्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो तो लिखो NSH निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो तो लिखो NSH निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, बस ना अपने आप से जाने मन बात करा कर कि यार फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म दी है, 2 टर्म्स दी है, बाकी सारी टर्म्स निकाल सकते हो। क्यों? सेकेंड टर्म से एक इक्वेशन आएगी, सिक्स्थ टर्म से एक और इक्वेशन आएगी। समझ आया? इतना इजी सवाल है, सारा का सारा बन जाएगा ससुरा। क्या लगा था तू इस क्वेश्चन में? है तुझे देखते से ही बोला था बबुआ मत कर रे, बबुआ तू टाइम वेस्ट मत कर बबुआ, अच्छे क्वेश्चन में चल बबुआ। ठीक है। अच्छा, अब जितनी बातें अभी तक करवाई, क्या सारी की सारी समझ में आई? क्या सब समझ आया? थम्स अप कर दो एक बार। थम्स डाउन सिर्फ उसी को करने का हक है जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं। ठीक है। अब चलते हैं कुछ बढ़िया सवालों पर, थोड़ा समय लेंगे। ये बस मैंने डिस्कस कर लिया, ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क में निपटा लेना, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। ये जैसे फिफ्थ वाला कैसे करेगा? सेकेंड टर्म दी है 38, तो A प्लस 1D 38 दिया, देख एक इक्वेशन आ गई। सिक्स्थ टर्म दी है -22, तो A प्लस 5D देख -22, देख दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल ले, कोई भी टर्म निकाल सकता है फिर तो। ठीक बात। चलिए, अरे ऐसे डाउट देखूं जरा, क्या डाउट सर? आंसर 89। हाँ मेरे ख्याल से 89 है, मेरे ख्याल से 89 है ना सर। 998990 से बड़ा है, तो आप कैसे लिए? 998990 से बड़ा है। हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। हमको दोस्त इन दोनों के बीच में नंबर्स चाहिए जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। 998 तो 10 से डिवाइड नहीं होता। गुरुजी 10 से क्यों? क्योंकि 2 और 5 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो 10 से भी डिवाइड हो जाता है।
या तो तू अलग अलग चेक कर कि 9982 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 996 हो रहा है कि नहीं, ऐसे चेक कर, या तो डायरेक्ट सोच 10 से डिवाइड होना चाहिए। अब 998 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा जो 10 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? 990, तो 990 ले लिया। उससे पहले कौन सा होगा? 980। उससे पहले कौन सा? 970। उससे पहले 960। समझ में आया उपेंद्र भाई? सर इसमें D1 आ रहा है तो 1324 होगा। इसमें D1 आ रहा है तो 1324 होगा। इसमें D1 कहां आ रहा है? इसमें D1 कहां आ रहा है? ये तो डायरेक्ट ही आंसर आया था ना जाने मन। देखना एक बार क्या दिक्कत। सर आंसर क्या होगा? किसका आंसर? आप लोग, मैं आंसर छोड़ जाऊंगा बोलोगे तो, है ना? बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा देना इसके बाद, क्योंकि सितंबर टर्म में आ रहा है। अरे करा देंगे, टेंशन ना लीजिए, एकदम लोड ना लीजिए। फर्स्ट टर्म का मतलब, अंकुश मेरी जान प्लीज मुझे माफ कर दे इस चीज के लिए, पहली क्लास में बताया था यार डार्लिंग्स। एक बात हमेशा ना प्लीज नोटिस करा कर यार, ठीक है? स्टार्टिंग से लेक्चर देखा करो यार, सब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं ना यार, विश्वास तो रखो। अभी फुद्दू डाउट थोड़ी आंसर करूंगा मैं देखो फुद्दू नहीं कह रहा अंकुश, समझ तू बात को। ये फर्स्ट टर्म का मतलब तू पूछ रहा है मुझसे, सब तो बताया ना डार्लिंग्स यार। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बाकी सब वही सेम क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, बढ़िया सवाल है ना। इसके आगे आप 7 लिख लो, ये 7 है, यहां पे मिसप्रिंटिंग है भैया। 7 लिखो, 7 कॉमा। वैसे ऐसा नहीं है कि 7 नहीं होता तो आंसर नहीं होता, बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? चलिए दोस्तों एक सवाल करूंगा, ध्यान देना। मैंने लिखा 2 4 6 8 6 8 10 12 14, ये एपी है, ये एपी है, ये एपी है। इस एपी की मिडिल टर्म क्या है? इस एपी की मिडिल टर्म क्या है बताइए जरा। अब हम लोग बढ़िया सवालों पर जा रहे हैं, सब लोग को फोकस करना है, ध्यान देना है। क्लास हल्की सी मैं 15-20 मिनट एक्सटेंड करूंगा, ये बात पहले क्लियर कर दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस एपी की मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है जाने मन? अरे बीच में क्या है, बीच में क्या है? इस एपी की मिडिल टर्म है, वो कैसे बताते हैं गुरुजी? ऐसे कर सकते हैं। एक तो नॉनसेंस तरीका, नॉनसेंस वाला। क्या नॉनसेंस? कि 3 इधर 3 इधर तो बीच में ये आ गया, मतलब मिडिल टर्म आपकी इस एपी की 8 हो गई, ठीक है? 8 हो गई। अच्छा ये तो समझ में आ गया है ना। मिडिल टर्म क्या होती है? मिडिल टर्म, अब सुनना मेरी डेफिनेशन को ध्यान से, मिडिल टर्म वो टर्म होती है जिसके राइट साइड जितनी टर्म्स हैं उसके लेफ्ट साइड भी उतनी टर्म्स होंगी। मिडिल टर्म बबुआज वो टर्म्स होती हैं जिनके राइट साइड जितनी टर्म्स हैं उनके लेफ्ट साइड भी उतनी ही टर्म्स होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। मानो मैंने एक टर्म बढ़ाई 16, अब बताओ मिडिल टर्म क्या होगी? अब बताओ मिडिल टर्म क्या होगी? अब बताइए मिडिल टर्म क्या होगी? जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, अब एकदम आराम से बताऊंगा, ठीक है? अब बताइए मिडिल टर्म क्या होगी? अब बताइए मिडिल टर्म क्या होगी? अब बताओ क्या होगी? अगर आप डिसाइड करते हो ये होगी, तो इसके राइट साइड तो 3 टर्म्स हैं, इसके लेफ्ट साइड 4 टर्म्स हैं, तो ये मिडिल टर्म पक्के से नहीं हो सकती। अगर आप डिसाइड करते हो ये मिडिल टर्म है, आपका फुद्दू वाला तरीका, तो इसके राइट साइड 4 टर्म्स हैं, इसके लेफ्ट साइड 3 टर्म्स है, तो ये भी मिडिल टर्म नहीं हो सकती, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? यहां पर आपकी 2 मिडिल टर्म्स होंगी, यहां पे आपकी 2 मिडिल टर्म्स होंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया हम बताते हैं ना, अभी कुछ बताया ही नहीं है, सुनते जाओ बस। याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 टर्म्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, स्टैटिस्टिक्स में भी काम आएगा। इफ n इज इक्वल्स टू ऑड, इफ n इज इक्वल्स टू ऑड, मिडिल टर्म, ये n क्या है बताता हूं, मिडिल टर्म होगी आपकी n प्लस 1/2th टर्म। इसका मतलब क्या अभी समझाऊंगा, ठीक है? इफ n इज इक्वल्स टू इवन, तो आपकी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, आपकी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। एक कौन सी? एक होगी n/2 और एक होगी n/2 प्लस 1th। इसका मतलब अभी समझ में आएगा, इसका मतलब अभी समझ में आएगा, ठीक है? यहां पे 2 मिडिल टर्म्स, यहां पे 1 मिडिल टर्म। ध्यान देना प्लीज, फोकस करना प्लीज, ठीक है? n का मतलब क्या है?
एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपसे मेरा एक सवाल है, चलो ये सवाल बाद में करूंगा, अगले क्वेश्चन में तुम्हें ये सवाल का आंसर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जान समझना है ना। मानो मैंने एग्जाम्पल लिया, ध्यान देना सब लोग, है ना। मैंने लिया 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, ठीक है। बताओ मिडिल टर्म क्या होगी। फुद्दू मेथड से नहीं करना, फॉर्मूले से करना है। कैसे? अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, क्या है? इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स है, तो एन आपका 10 है। अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म आएंगी। क्या ये बात क्लियर है? कौन कौन सी होगी? सिंपल देख, एक होगी n/2th, ये एथ का मतलब क्या अभी समझ में आएगा, और एक होगी n/2 + 1/8। तो n मतलब 10, 10/2 हो गया 5th, और ये हो गया आपका 10/2 5 + 1 6th। क्या बात समझ आई? इसका मतलब समझे, 5th और 6th। ये मैंने ये क्यों लगाया, ताकि तुम 5 और 6 को मिडिल टर्म मत समझो। 5th टर्म आपकी मिडिल टर्म है, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 19। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 आपकी मिडिल टर्म है, यानी कि 23। लॉजिक क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। लॉजिक क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी। वो कौन सी होगी? n/2 और n/2 + 1। तो n/2 मतलब 5th टर्म होगी और 6th टर्म होगी। 5 और 6 आंसर नहीं होगा, 5th टर्म और 6th टर्म आंसर होगा। ठीक है, ठीक बात। चलिए करिए क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की मिडिल टर्म निकालना है, इस एपी की मिडिल टर्म निकालना है। क्या करोगे? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। इस एपी की मिडिल टर्म निकालना, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, लगाओ 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 लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ए तो चलो आपको 7 पता है, डी आपको 6 पता है। इस एपी की मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ध्यान दे, इधर 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 इधर, कहां गया, कहां गया? हां ध्यान दो। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। भाई अगर आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 11 है, 12 है, उससे आप बता पाओगे कितनी, कौन सी मिडिल टर्म है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टोटल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टोटल टर्म्स बताने के लिए, टोटल टर्म्स पता करने के लिए मैंने आपको सिखाया था, लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर लो। खुद सोच के देखो, अगर ये आपकी 100th टर्म है तो टोटल टर्म 100 हो गई। अगर ये आपकी 58th टर्म है तो टोटल टर्म्स 50 हो गई, है ना। तो वैसे ही मैं क्या मान लेता हूं कि लेट nth टर्म मेरी 247 है। अब पता करता हूं कौन सी पोजीशन में आपकी लास्ट टर्म लिखी हुई है। करी जरा, तो ए कितना 7, ये हो गया n-1, डी कितना 6। बेसिक कैलकुलेशन, 7 फटाफट उधर ले जा, देख 240 हो गया, ये हो गया n-1 × 6। फटाफट 6 को उधर ले जा, तो 6 4 ऐसा, n आ गया आपका 41। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? अपन ने माना था कि an आपका 247 है, तो आपको पता चला A41 247 है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ टर्म्स आपके एपी में हो गई 41। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 41, टोटल टर्म्स 41। मतलब कौन सी मिडिल टर्म होगी? n आपका 41 यानी ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या हो गई? मिडिल टर्म हो गई n+1 / 2th। तो n कितना? 41, 41 + 1 42/2 21। मतलब 21st टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी।
निकाल लो। A21 मतलब A प्लस 20D, A कितना 7, 20D कितना 6। दोस्तों आंसर आ गया 127। मतलब इस AP को जब आप आगे लिखते जाओगे तो 21वीं टर्म आपकी 127 होगी, जो कि मिडिल टर्म होगी। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, 21st टर्म आपकी मिडिल टर्म है और वो टर्म कौन सी है 127। कोई बोल रहा है गलत, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक और करके दिखाएंगे सब लोग। अच्छा, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। यहां पे एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। अब इतना दिमाग भी चलाओ भाई, अगर क्वेश्चन गलती से मिसप्रिंट है या गलत लिखा है या गलत छपा हुआ है, तुम्हें वो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए भाई। वो अलग रौला होता है कि मानो क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर में तुम क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हो, ससुरा एक क्वेश्चन तुमने बताया टीचर ये गलत क्वेश्चन है, पूरी क्लास तुम्हें उस नजर से देखती है ना, क्या बात है, वेरी गुड। यहां पे एक प्रॉब्लम ये है, जब तक आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगी आप नहीं बता पाओगे मिडिल टर्म कौन सी है। भाई डॉट 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 का मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट टर्म्स में आप कभी भी ये नहीं बता पाओगे कि बीच में कौन सी टर्म आ रही है। समझ में आया? तो बस लास्ट टर्म इसकी मेरे ख्याल से 37 थी, जितना मुझे याद है इसकी लास्ट टर्म 37 है। अब कर दो सॉल्व, जल्दी से आंसर बताओ, कर दो सॉल्व, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ, है ना। तो भैया an को मैं क्या मानूंगा 37, तो a प्लस मैं an 37 इसलिए लेता हूं ताकि मुझे लास्ट टर्म की पोजीशन पता चले। ये हो गया 200 तारा बोल रहा हूं n-1, 205 माइनस 213 हो गया -8, 37, 213 उधर गया तो n-1 इंटू -8, 37 माइनस 213। तो दोस्तों ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 203, 193, 183, 173, 176 माइनस का 176 और यहां पे -8 और यहां पे n-1। तो n-1 तो हरा आ गया भैया -176 -8, माइनस से माइनस गया n-1 आ गया 8 2 जा, तो n आ गया तुम्हारा 23। n 23 मतलब टोटल टर्म्स 23, n इज इक्वल्स टू ऑड इज इक्वल टू 23। तो बस मिडिल टर्म क्या हो गई, मिडिल टर्म क्या हो गई n प्लस 1/2 वाली आपकी मिडिल टर्म हो गई। तो 23 + 1 24/2 मतलब 12th टर्म आपकी मिडिल टर्म है, 12th टर्म आपकी मिडिल टर्म। तो a 12 निकाल लो, a + 11d, a आपका 213 है, d आपका -8 है, तो 213 माइनस 88 यह आपका 113, 125 सही है, 125 आपकी मिडिल टर्म होगी। सही है, समझ में आया सबको? क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। याद रखिए अगर n आपका इवन आएगा तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी। ठीक बात? कोई बोल रहा है रॉन्ग, अबे क्या गलत है, चल बता दे क्या गलत है। तुम बस स्पैमिंग करा लो, कुछ गलत नहीं है मेरी जान, कुछ गलत नहीं है। चलिए अच्छा सवाल अगला वाला, अच्छा सवाल अगला वाला करिए जरा, मजा आएगा, मजा आएगा। आराम से क्वेश्चन को रीड करो, आराम से क्वेश्चन को रीड करो, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। दोस्तों साफ साफ दिया है, साफ साफ दिया है कि दोनों AP की nth टर्म इक्वल है। भाई 12वीं टर्म इक्वल होती तो इसकी A12 निकालते, इसकी A12 निकालते, दोनों की nth टर्म इक्वल है। जल्दी से दोनों AP लिखिए, जल्दी से आप दोनों AP लिखिए, 3, 10, 17। इसकी nth टर्म क्या होगी जल्दी बताओ? इसकी nth टर्म अगर आप निकालोगे तो a + n - 1 × d, तो a कितना 63,
n-1 डी की जगह 2, तो 63 प्लस 2n-2, तो 2n प्लस 61, इसकी nth टर्म आ गई 2n प्लस 61। क्या करें इसका पता नहीं, अपन को निकालने को बोला, nth टर्म निकाली। अब देखो इसकी nth टर्म को an डैश कह देता हूं। an डैश क्यों? ताकि अलग अलग दिखे ना दोनों की nth टर्म, इसको an डैश कह दिया। फॉर्मूला वही है, a प्लस n-1 इंटू डी, a डैश डी डैश कह दो। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भैया? हाँ चलिए, तो a डैश इतना आपका 3 प्लस n-1 डी डैश इतना आपका 7, तो यह आ गया 3 प्लस 7n-7, तो 7n-4 आपकी इसकी nth टर्म आ गई, इसकी nth टर्म आ गई। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? ओके। तो दोनों nth टर्म इक्वल है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया कि an बराबर an डैश है, तो an आपका 2n प्लस 61, यह आपका 7n-4, तो 7n-2n 5n, यह आपका 65। दोस्तों n आपका आ गया 13, n 13 आ गया। इसका बेसिकली मतलब यह था कि दोनों की 13वीं टर्म इक्वल है, दोनों की 13वीं टर्म इक्वल है, दोनों की 13वीं टर्म इक्वल है। एक बार आराम से फिर से क्वेश्चन को समझो। इस एपी की nth टर्म सब निकालना जानते हैं, उस एपी की nth टर्म निकाल लो। दोनों की nth टर्म आपको इक्वल दी हुई है, तो दोनों की nth टर्म को मैंने इक्वल कर दिया, अपने आप आपको आंसर मिल गया। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब आप इसकी 13th टर्म निकालोगे ना और इसकी 13th टर्म निकालोगे ना, दोनों सेम आएंगे, निकाल के देख सकते हो। ठीक बा? ठीक बा। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। जैसा कि मैंने बताया, आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है एपी का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है? इस तरीके से ही लिखना है जिस तरीके से मैंने बताया। बस यहां पर लिख देना, सिंस nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल देयरफॉर ऐसा। ठीक है, सिंस nth टर्म of both APs are equal, of both APs are equal, therefore ऐसा करके। ठीक है, चलिए, बढ़िया सवाल। आराम से क्वेश्चन को रीड करो। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106। क्या दिया हुआ है? आराम से रीड करेंगे, आराम से रीड करेंगे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एपी में टोटल टर्म्स कितनी डार्लिंग्स? एपी में टोटल टर्म्स है 50, फाइनाइट एपी है। थर्ड टर्म आपको 12 दी हुई है, लास्ट टर्म आपको 106 दी हुई है। आपको 29th टर्म निकालना है, आपको A29 निकालना है। A29 निकालने के लिए आपको A और D पता होना चाहिए। A और D पता चलेगा दो इक्वेशंस की मदद से। मुझे ये बताओ, टोटल टर्म्स कुछ समझो, इधर ध्यान देना। A और D पता करना है, ये दिमाग चलेगा। A और D पता करना है। एक इक्वेशन तो चलो ये है, A प्लस 2D बराबर 12। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? लगाओ दिमाग। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? लगाइए दिमाग। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर कुछ बबुआस का दिमाग इस चीज में नहीं चलता है, कंफ्यूज होता है। टोटल टर्म्स 50 हैं, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50वीं टर्म। खुद सोच के देखो। अगर टोटल टर्म्स 50 हैं, तो लास्ट टर्म 50वीं टर्म A50 होगी, हाँ या ना? लास्ट टर्म 106 दिया है, टोटल टर्म्स 50। दोस्तों, इसको और इसको मिलाकर आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि 50वीं टर्म आपकी 106 है। क्या बात समझ में आई? भाईजान, लास्ट टर्म 1 2 3 4, लास्ट टर्म लास्ट पोजीशन पे 106 लिखा हुआ है। लास्ट टर्म है कौन सी? टोटल टर्म्स 50 है, तो A1 A2 A3 A4, अच्छा A50, लास्ट टर्म A50 होगी। A50 आपको 106 दिया हुआ है, समझ गए? कर लो सॉल्व। तो A प्लस 2D
12 के बराबर a प्लस 49d 106 के बराबर। माइनस करूंगा तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का कैंसिल, 2d माइनस 49d माइनस का 47d, यह आपका माइनस का 94, तो d बराबर -94 अपॉन -47, d बराबर आ गया 2, d बराबर आ गया 2। तो बस a कैसे आ जाएगा, a प्लस 2d 12 के बराबर, तो a प्लस 2 इंटू 2 12 के बराबर, तो a आ गया तुम्हारा 8, a आ गया 8। तो बस आंसर ही आ गया, a 29 मतलब a प्लस 28d। a आपका 8 है, यह आपका 28 है, d आपका 2 है, 56 प्लस 8 आपका 64, तो a 29 आपका 64 आपका आंसर। इजी सवाल, मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल। मेरी कोशिश ये रहती है बबुआस कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन क्लास में दिखाकर चले जाऊं। एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम्हें पेपर में आए और तुम्हें ऐसा लगे कि यार यहां पे नहीं करवाया गया है। ठीक है, हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बढ़िया, हम वो भी करेंगे, बहुत सारे करेंगे, है ना। बस आप भरोसा रखना, करते जाना मेरी बात सुनकर। जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर करिए। सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, लिखा तो नहीं है सीबीएसई में पूछा गया था, पर पूछा गया था, मेरी बात मानना, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं एपी में, ये निकालना है। फर्स्ट और फिफ्थ टर्म आपको -14 और 2 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म 62 है, लास्ट टर्म 62, ठीक है भैया। तो फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है -14 और फिफ्थ टर्म आपको दी हुई है 2, फिफ्थ टर्म आपको 2 दी हुई है। क्या समझ में आ रहा है, यह समझ में आ रहा है कि ए और डी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए आपका -14, आपका 4d बराबर 2, तो 4d बराबर -16 नहीं 16, d बराबर -4, तो d आ गया, a आ गया। कितनी टर्म्स हैं ये कैसे निकालोगे, कितनी टर्म्स हैं ये कैसे निकालोगे, कितनी टर्म्स हैं, क्या बोला, लास्ट टर्म 62 दी है, लास्ट टर्म 62 दी है। अगर मैं लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर लूं, कहने का मतलब मेरी जान, अगर ये A50 होता तो क्योंकि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म A50 है, मतलब टोटल टर्म्स A50 हो जाती। अगर ये A100 होता, मतलब लास्ट टर्म A100 है, मतलब टोटल टर्म्स A100 हो जाती। क्या गलती हो गई भैया, क्या गलती हो गई भैया, क्या गलती हो गई, क्या गलती है, क्या 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 अच्छा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वो हमें समझ में आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, वो हमें समझ में आ जाएगा, अरे काहे टेंशन ले रहे हो, अरे वो कर लेंगे, वो तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। इधर ध्यान दो, अगर मैं बोल दूं कि भैया ये आपकी 500th पोजीशन पर है, मतलब लास्ट टर्म में A500 है, मतलब टोटल टर्म्स A500 हो जाएंगी। मतलब बेसिकली ये पता करना है कि ई ससुरा कौन से पोजीशन पर बैठा है। तो जब भी इसकी पोजीशन पता करनी तो क्या मानेंगे कि लेट, क्या मानेंगे कि लेट, बेहतरीन राइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं, लेट, हट ससुरा, चलो लेट nth टर्म 62 है, ताकि मैं n पता लगा पाऊं, तो a प्लस n-1 इंटू डी 62 के बराबर, a आपका -14, n-1 d आपका 4 बराबर 62, -14 उधर तो 76, n-1 इंटू 4, तो n-1 हो गया 4 1 जा 4 4 जा 4 9 सॉरी, n आ गया तुम्हारा 20, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 20। क्या बात क्लियर हुई। आप ऐसा लिखोगे, सिंस लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 62 इज इक्वल्स टू 820, देयरफॉर टोटल टर्म्स आपकी 20।
इजी तो लिखो इजी, इजी तो लिखो इजी। समझ में आ गया है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल करके दिखाओ। हर तरीके का सवाल दिखाकर चले जाऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। आप देश के जिस भी स्कूल से हो आपको यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि सब कुछ करा के जा रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है? ए बी सी निकालना है। ए बी सी यानी 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालना, मतलब 3 इक्वेशन चाहिए। क्या बोला? यह आपको एपी में दिया हुआ है, यह आपको एपी में दिया हुआ है। ए 7, बी 23 और सी आपका एपी में दिया हुआ है। यह आपको एपी में दिया हुआ है। एपी में दिया है मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन एपी? जब भी आपको एपी बोला मतलब क्या? जब भी आपको एपी बोला मतलब क्या? देखो भाई, एक तरीका तो ये, अगर आपको ये 3 टर्म्स निकालनी है, या आपका A2 है या आपका A4 है, 2 टर्म्स दिए, आप A और D निकाल सकते। कितना आसान है। तो A प्लस D आपका 7 है, A प्लस 22 सॉरी A प्लस 3D आपका 23 है। सॉल्व कर लो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये से थोड़ा कट गया। ये आपका -2D, ये आपका -16, D तुम्हारा 8 आ गया। D तुम्हारा 8। अगर D 8 है तो A प्लस D बराबर 7, A प्लस 8 बराबर 7। दोस्तों A आपका -1 आ गया, A आपका -1 आ गया, A आपका -1 आ गया। समझ गए? तो बस पहली टर्म तो आ गई -1, A आ गया तुम्हारा -1। अब तुम्हें थर्ड टर्म निकाले। थर्ड टर्म आपकी, देखना, थर्ड टर्म आपकी B के बराबर है, मतलब A प्लस 2D MCQ में पूछा जा सकता है। B के बराबर आपको B निकालना है, तो A कितना? -1, D कितना? 8, तो 16, 15। B तुम्हारा आ गया 15, B तुम्हारा आ गया 15। समझ गए? बाकी इजी है। देखो 23 में 8 प्लस कर दो, C तुम्हारा दोस्तों कितना आ जाएगा? भाई एक तरीका क्या कि 5th टर्म तुम्हारी C है, ऐसा लिख दो ना, A4 प्लस D बराबर C। A4 तुम्हारा 23 है, D तुम्हारा 8 है, तो ये आ गया 31 बराबर C। अलग अलग तरीके से करके दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है? ये चीज समझ में आ रही? क्या करें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। 5th टर्म C है। 5th टर्म में क्या होती है? पहली वाली टर्म में D प्लस कर दो। पहली वाली टर्म आपको 23 दी है, 23 में 8 प्लस कर दिया, C आ गया। ठीक है? 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए भैया, अब इसकी ना बस इक्वेशन बना दो, सॉल्व नहीं करूंगा। इसकी इक्वेशन बना दो, सॉल्व नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ बढ़िया क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना? एक ये लास्ट एक तरीके का बहुत आसान सवाल, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चंस पे चलते हैं, और मतलब एक लेवल और उठाते हैं। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? आराम से क्वेश्चन रीड करो। द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। क्या बोला? 9th टर्म एपी की यानी A9 इक्वल है किसके? 7 टाइम्स, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। तो पहली इक्वेशन तो ये दी हुई है, पहली इक्वेशन ये दी। दूसरी बताओ क्या आएगी? एंड 12th टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। इसका क्या मतलब है? कम से कम 5 बार रीड करो, समझ में आ जाएगा। 12th टर्म एक्सीड करती है, मतलब बड़ी है 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से बाय 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो एपी की 12वीं टर्म है, जो एपी की 12वीं टर्म है, जो एपी की 12वीं टर्म है, वो बड़ी है किसी टर्म से। कौन सी टर्म से? 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो एपी की 12वीं टर्म है वो 5 टाइम्स थर्ड टर्म से बड़ी है। जो एपी की 12वीं टर्म है वो 5 टाइम्स थर्ड टर्म से बड़ी है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। क्या ये इक्वेशन समझे? ये क्वेश्चन बस इक्वेशन
के लिए लेकर आया हूं मैं। सॉल्व तो तुम लोग खुद ही कर लोगे। ये इक्वेशन समझ में आई बबुआस? ये बताइए। आई तो लिखो आई। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। फिर से देखो, जो 12वीं टर्म है वो बड़ी है किससे? 5 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म से। तो अगर ये बड़ी है, ये छोटी है, ये कितनी बड़ी है? ये माइनस ये आपका 2 आपको लिखा है वो 2 बड़ी है। भाई अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो मेरी एज माइनस आपकी एज इज इक्वल टू 5। अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो मेरी एज माइनस योर एज इज इक्वल टू 10। अगर ये ससुरा इससे बड़ा है तो ये माइनस ये बराबर 2। समझ में आया सबको? ठीक है, अब 1 मिनट का ब्रेक, फिर चलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में। कोई डाउट, कोई दिक्कत प्लीज पूछ लो। प्लीज सॉल्व इट। इसमें क्या सॉल्व करना है दोस्तों? आसान है ना ये तो। A9 मतलब क्या होता है? A + 8D। अब कुछ काम तो खुद को करना पड़ेगा ना। तो ये आ गया A + 8D, ये 7A + 7D। सब इधर ले आओ। तो ये तुम्हारा आ गया -6A, ठीक है, प्लस D बराबर 0। -6A + D बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो। A + 11D -5A + 2D बराबर 2। A + 11D ब्रैकेट में लिख लो -5A माइनस का 10D बराबर 2। तो ये -5A -4A, ये आपका हो गया D बराबर 2। एक ही क्वेश्चन के इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा लग रहा है चैप्टर? प्रिया क्या रिपीट करूं ये बता दो। ये इक्वेशन रिपीट करूं क्या, है ना? अब आप लोग 1-2 मिनट ब्रेक ले लो, मैं तब तक सबके डाउट सॉल्व करता हूं, ठीक है? सर अगेन देखो जरा, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। एपी की जो 9th टर्म है, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा लिखते जाओ। 9th टर्म ऑफ एन एपी बराबर है 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। 7 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। जो एपी की 9th टर्म है वो किसके बराबर है? 7 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म के। फिर क्या बोला? एपी की जो 12th टर्म है वो एक्सीड करती है, मतलब बड़ी है किससे? 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से। 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से। एपी की जो 12वीं टर्म होगी वो बड़ी है किससे? बड़ी है 5 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म से, ठीक है? एपी की 12वीं टर्म 5 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म से बड़ी है। तो अगर ये बड़ी है ये छोटी है तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा? जितना बड़ा वाला छोटे वाले से बड़ा है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कवर्ड है इसमें, सब कवर्ड है। बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, सब कुछ कवर्ड है। जाके स्कूल का एग्जाम तो दो ससुरा, या के बोर्ड एग्जाम दो तो, ठीक है? A1 D6 आएगा मेरे ख्याल से, सॉल्व कर लेना, ठीक है? आर वी रेडी टू रोल? तो लिखो RTR रेडी टू रोल। RTR रेडी टू रोल। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, है ना? जो आज मैं सवाल लेकर आया हूं इसमें से मैक्सिमम आपके PYQs हैं, ठीक है? एज बताओ। रेडी टू रोल, है ना? चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? इधर देखना, तुम्हारे लिए इजी करता हूं। जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको भूल जाओ, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको भूल जाओ। एपी लिख रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना, ठीक है? चलो,
विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म है? इस एपी की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म है? यह नहीं पूछा कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, टर्म की पोजीशन बताना है, टर्म की पोजीशन। फिफ्थ टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, हां या ना? फिफ्थ टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, हां या ना? समझ में आया? फिफ्थ टर्म पहली नेगेटिव टर्म है। विच टर्म पूछा, फिफ्थ टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, दैट इज -3। भाई ये एपी में, ये क्योंकि डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग का मतलब बड़े से देखो छोटा होता चला जा रहा है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो डिक्रीजिंग एपी का कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव होता है। बहुत सारी नेगेटिव टर्म्स आएंगी, लेकिन पहली नेगेटिव टर्म क्या है, आपसे ये पूछा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया है ना? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, इस एपी की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? इस एपी की डॉट 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 डॉट, इस एपी में जब आप आगे चलते जाओगे, देखो ना क्या हो रहा है, 65 से छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, हां फिर छोटा हुआ, फिर छोटा 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 करते करते नेगेटिव नंबर्स आना चालू हो जाएंगे। इस एपी की कौन सी टर्म, कौन सी 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 टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? क्वेश्चन समझ में आया? कोई बोल रहा है गुरुजी एपी नहीं है, देखना -4, देख इन दोनों को माइनस करेगा -4, इन दोनों को -4, इन दोनों को -4। समझ में आया? क्वेश्चन समझ गए तो लिखो एसजी समझ गए, लिखो एसजी समझ गए, है ना? कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? मुझे नहीं पता भाई। हो सकता है फिफ्थ टर्म पहली नेगेटिव टर्म हो सकता है 50वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म हो सकता है 10वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म हो सकता है 100वीं टर्म पहली नेगेटिव हो सकता है 200वीं टर्म पहली नेगेटिव हो सकता है 51st टर्म पहली नेगेटिव टर्म हो। मुझे नहीं पता कौन सी टर्म पहली नेगेटिव है, तो मैं क्या मानूंगा कि लेट nth टर्म पहली नेगेटिव टर्म है। क्या यह बात समझ में आ रही है? लेट nth टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, क्या यह बात समझ में आ रही है? आ रही है। अरे भैया 100th टर्म हो सकती है पहली नेगेटिव, 200वीं टर्म हो सकती है पहली नेगेटिव, 51st टर्म पहली नेगेटिव हो सकता है, 50वीं टर्म पहली नेगेटिव। मैंने माना nth टर्म पहली नेगेटिव। सॉल्व कैसे करेंगे देखना इधर, लेट nth टर्म be the first नेगेटिव टर्म। इसको लिखेंगे कैसे, कोई बता सकता है? दोस्तों पहली नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, हां या ना? क्या ये बात समझ में आई? an आपका लेस देन 0, क्या ये बात समझ में आई? nth टर्म आपकी नेगेटिव को इक्वेशन या फिर इनइक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इक्वेशन क्या होता है? जिसमें LHS बराबर RHS होता है और यहां पे इज इक्वल टू का साइन लगा होता है। इनइक्वेशन क्या होता है, जिसके बारे में आप क्लास 11th में जानेंगे। इनइक्वेशन का मतलब होता है कोई भी एक साइड बड़ा या छोटा होता है। सब लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ आई? गुरुजी करें कैसे इसको? अच्छा an लेस देन 0 मतलब, अरे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा ना, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा, है ना? सॉल्व कैसे करेंगे देख, a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। तू बस वैल्यूज रख, a 65, n-1, हमें n पता करना है, ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा -4 लेस देन 0, तो 65 -4 अंदर तो -4n, -4 इंटू 1 +4 लेस देन 0। हमें n निकालना है, तो 65 + 4 69, -4n उधर गया +4n। वैसे क्लास 11th में तुम्हें सिखाया जाएगा वेवी कर्व मेथड नहीं लगाना। यहां पे देखो क्लास 11th में तुम्हें, प्लीज मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्लास 11th में तुम्हें इनइक्वेशन सिखाया जाएगा, पर थोड़ी सी बेसिक बात मैं सिखा देता हूं। इक्वेशन में
कोई भी टर्म इस साइड होती है, आप उसको इस साइड ले जाके उसका साइन चेंज कर देते हैं, हाँ या ना? इक्वेशन में कोई भी टर्म इस साइड होती है या इस साइड होती है, आप उसको इधर उधर ले जाकर उसका साइन चेंज कर देते हैं। इन इक्वेशन में भी आप सेम चीज कर सकते हैं। क्या? 1 2 3 ये तीनों टर्म्स में अगर इसको इधर ले गया, उसका मैंने साइन चेंज कर दिया। पहली बात क्या क्लियर है? लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन में कोई चीज इस साइड मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में, कोई चीज इस साइड डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में। इन इक्वेशन में अलग क्या होता है बबुआ? सुनना, होता वही है। क्या? अगर 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये +4 है तो ये यहां पे जैसा है वैसा ही रहेगा। पर अगर ये -4 होता, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी क्या होगा? 4n के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो 4 आपका एज इट इज नीचे चला जाएगा। पर अगर ये ऐसा लिखा होता -4n, ऐसा -4 नीचे तो जाता, -4 नीचे तो जाता, पर इसका जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो पलट जाता। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा क्यों होता है इस पर डिटेल में बात क्लास 11th में कर लेंगे बबुआस। पर क्या ये बात समझ आई? टर्म्स इधर उधर ले जा सकते हो, साइन उसका अपोजिट होगा, पर जब आप कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में ले जा रहे हो, प्लस का साइन है तो वो कुछ नहीं चेंज होगा, वैसा का वैसा रहेगा। पर अगर ये -4 होता तो -4 नीचे तो जाता, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन आपका पलट जाता। ऐसा क्यों होता है बाद में कभी सीखेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिलहाल के लिए ये बात याद रख लीजिए, ठीक है? अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा फिर। अच्छा, इसका आंसर बता दो जल्दी से भैया। तो ये तुम्हारा हो गया, ओ भाई, हाँ, ये तुम्हारा हो गया 4 1 जा 4, 24 7 जा 68.25। दोस्तों इसका मतलब क्या कि n आपका बड़ा है 17.25 से, जस्ट बड़ा 17.25 से। कौन सा इंटीजर होता है? 18। तो दोस्तों आपके n की वैल्यू आ गई 18। n 18 आ गया, मतलब इसका मतलब क्या? n आपका बड़ा है इस नंबर से, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 18 होता है। तो n आपका 18 मतलब पहली नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपकी A18 हो गया। आप निकाल के देख सकते हैं, एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपकी A18 होगी, आप निकाल कर देख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जब आप A18 निकालोगे दोस्तों वो नेगेटिव आएगा। किस किस को ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? किस किस को ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये तो अलग ही चीज है कि मैंने अलग से आपको सिखाया था, है ना? ये तो एग्जाम्पल है आपका, ये आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं एक। समझ में आया? A18 आपकी, इसका सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ ये PYQ है, हाँ ये PYQ है, यस ये PYQ है ना। A18 जब आप निकालोगे देखना नेगेटिव नंबर आएगा, और A17 कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? कोई मुझे बता सकता है A17 क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा, निकाल के देखना। आपसे पूछा सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी A18। A19 भी नेगेटिव होगा, A20 भी नेगेटिव होगा, इसके बाद सारे नेगेटिव होंगे, लेकिन सबसे पहली नेगेटिव होगी A18। आई होप बात क्लियर हुई, ठीक है? इसी तरह पहले वाली सारी पॉजिटिव, ठीक है? समझ में आया क्या करना है? मुझे बोला सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मैंने माना कि चलो भैया nth टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, मतलब nth टर्म आपकी 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी होगी। सॉल्व करा, सॉल्व करा, सॉल्व करा, n आपका इससे बड़ा, इससे जस्ट बड़ा 18। दोस्तों यही आपका आंसर, ठीक है? अब यह आपका एनसीईआरटी का सवाल, यह आपका एनसीईआरटी का सवाल जल्दी से करके दिखा दो यार। यह आपके एनसीईआरटी का सवाल है मेरे ख्याल से, जल्दी से करके दिखा दो यार, जल्दी से एकदम फटाफट। वही क्वेश्चन है, और जो अभी करवाया था ना ये लास्ट, ये PYQ है आपका। किस ईयर में आया था ये मुझे याद नहीं है, या ये मुझे याद नहीं है ना। चलिए, तो इस AP की पहली नेगेटिव टर्म बताना है, तो A सबसे पहले 20 दिखाई दे रहा है, D कितना है? D निकाल लो। 19 1/4 - 20, तो 19 4 जा कितना होता है? 80 76, 77/4
20/1 तो 4 आ गया, -3/4 आपका डी आ गया। तो ये आपका डी, ये आपका ए, निकाल लो भैया। मैंने माना कि भैया लेट nth टर्म आपकी 0 से छोटी, मतलब nth टर्म आपकी पहली नेगेटिव टर्म है, तो बस a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। ध्यान देना इधर, a कितना 20, n-1, डी कितना, डी आपका -3/4 लेस देन 0। करो सॉल्व, तो 20 -3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0, माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ, तो यह आपका आ गया 20 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन 3n/4, माइनस का 3n/4 उधर गया। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई। यह आ गया आपका 83/4 लेस देन 3n/4। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने क्या बताया था, डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, लेकिन अगर साइन यहां पे अलग अलग होता तो फिर आपको इस इनइक्वालिटी को पलटना पड़ता, पर क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। 4 ऊपर, 83 इंटू 4, 4 इंटू 3 है ना, तो ये 4 से 4 कट गया, 83 और 3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 एकदम फटाफट। 83/3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 24 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग, तो बस एन आपका आ गया 25, एन आपका आ गया 25। 28 आ रहा है? अच्छा नहीं, सही 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 बोल रहे हो, सही है, सही एकदम सही कह रहे हो, हमारी गलती है, हमारी गलती ससुरा। ठीक है, देखो ना, 3 2 जा 23, 7 जा तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलो आंसर आ गया। ठीक बात, तो इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म 28वीं टर्म होगी। ठीक है, 28वीं। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल जल्दी से आंसर करना है ना, क्योंकि तुम्हें मैंने एक बेसिक चीज बताई। दोस्तों अगर मैंने लिखा 3x - 4 -3x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है, दो टर्म्स है, हां, दो टर्म्स है, हां, दो टर्म्स है, हां, सुनना ध्यान से, दो टर्म्स है, हां, आपको x की वैल्यू बताना, आपको x की वैल्यू बताना है। ठीक है, -3x टर्म इधर से उधर जाएंगी, साइन चेंज होगा जैसा इक्वेशन में होता था। x तुम्हारा आ गया 4/-3। क्या ये सही है? क्या ये सही है या मैंने कुछ गलत करा है? जो मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से क्या ये सही है या मैंने यहां पे कुछ गलत करा है? जल्दी बताइए, यहां पर मैंने कुछ गलत करा या ये सही है? मैंने क्या बताया, क्लास 11th में सीखोगे ये बात, हल्की सी यहां पे सीख ले मेरी जान। जैसे इक्वेशन में कोई चीज इधर से इधर जाती, इधर से इधर जाती है, साइन चेंज होता है, वैसे इन इक्वेशन में भी होता है। बस फर्क कहां पर आता है, कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगी, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आएगी, लेकिन साइन का ध्यान रखना है इस चीज को करते समय। क्या, अगर आप ध्यान दो सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन क्या, -3 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में तो जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस का जा रहा है ये साइन आपका पलट जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात, ये होगा आपका सही आंसर। क्लियर बात, ये होगा आपका सही आंसर। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, चलिए, गुड बॉय। दोस्तों अब कुछ 3-4 धमाकेदार क्वेश्चन, कुछ 3-4 धमाकेदार क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले आइए कुछ खेला खेले, आइए कुछ खेला खेले, मजा आएगा। खेला खेलें जरा, देखिएगा। A10 का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, A100 का मतलब क्या होता है? A प्लस 100 - 1 इंटू डी या फिर 99D। AN का मतलब क्या होता है? A प्लस n - 1 इंटू डी। AM का मतलब बताओ कॉपी में, AMN का मतलब बताओ, AP का मतलब बताओ, AM + n का मतलब बताओ। जल्दी जल्दी ये सारी चीजें बताइए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 100th टर्म, nth टर्म,
ये आपकी mth टर्म, ये आपकी mnth टर्म, कौन सी टर्म? mnth टर्म, ये आपकी pth टर्म, ये आपकी pth टर्म, ये आपकी m प्लस nth टर्म, ये आपकी m प्लस nth टर्म। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बताइए जरा, इजी है ना? ये आपका a प्लस, अरे कुछ नहीं बबुआ, m माइनस 1 इंटू डी। mn है तो डरना नहीं है, इसकी जगह mn रख दे, mn माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसका क्या मतलब होगा? a प्लस डैश माइनस 1 इंटू डी। इस डैश में क्या आएगा? इस डैश में क्या आएगा भाईजान? जो भी यहां पे लिखा है वो यहां लिखा है, जो भी यहां पे लिखा है वो यहां लिखा है, जो भी यहां पे वो यहां पे, जो भी यहां पे वो यहां पे, जो भी यहां पे वो यहां पे, यहां पे मतलब यहां पे -1 के पहले, तो जो भी यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख दे। कितना हो गया? m प्लस n। बेसिक मैथ्स। तो अब घबराएगा तो नहीं? अब घबराएगा तो नहीं इस चीज से? अरे घबरा तो पहले भी नहीं रहे थे, तुम हमको अंडर एस्टिमेट ना करो भैया, रितिका मैम से कंप्लेंट कर देंगे। चलिए करिए, क्या बोला क्वेश्चन में? इधर इधर। घबराएगा कोई नहीं, डरेगा कोई नहीं, पेन उठाना है, करना है, पेन उठाना है, करना, और बनेगा, 100% बनेगा। और जब ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तब आता है बॉस मजा, तब आता है अपने आप पे कॉन्फिडेंस। जितना कर सकता है उतना करेगा। आइए, pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। इसका क्या मतलब कौन बताएगा? एपी की pth टर्म क्यू है, pth टर्म क्यू। वाह, सर ही चकरा गया भैया। pth टर्म क्यू है, pth टर्म क्यू है। मैंने बोला मैं 15-20 मिनट क्लास आगे बढ़ाऊंगा, सब लोग को उस हिसाब से बैठना है। pth टर्म क्यू है, एपी की pth टर्म क्यू है, मतलब क्या? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? और क्यूएथ टर्म p है, मतलब क्यूएथ टर्म p है। क्या ये बात समझ आई? pth टर्म q है, क्यूएथ टर्म p है। क्या ये बात समझ आई? क्या दिया है, समझ आया? आराम से, आराम से। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 100th टर्म अगर q दी होती तो a 100 q लिखता। 58th टर्म अगर q दी होती तो a 50 तू q लिखता। 10th टर्म अगर q दी होती तो a 10 तू q लिखता। pth टर्म q दी है, मतलब a p तू q लिखेगा। ये बात समझ आई सबको? तो लिखो आई। ठीक है, और क्या बोला? qth टर्म p है, तो ये भी समझ गया। 10th टर्म p मतलब a 10p। 100th टर्म p मतलब a 100p। 40वीं टर्म p मतलब a 40p। क्यूएथ टर्म p मतलब a QP। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, लाना क्या है? प्रूफ करना है कि जो nth टर्म है वो ये आएगी। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है, ध्यान देना, घबराएगा कोई नहीं। आपको ये प्रूफ करना है कि nth टर्म आपकी आएगी p प्लस क्यू माइनस n, यानी an आपका आएगा p प्लस क्यू माइनस n। अब बस आप मुझे एक चीज बता दो, एपी की कोई भी टर्म हो, एपी की कोई भी टर्म हो, nth टर्म हो, pth टर्म हो, qth टर्म हो, 100वीं टर्म हो, 1000वीं टर्म हो, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए। मैं सब सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, तो टेंशन मत ले। क्या बोला क्वेश्चन में? क्या बोला क्वेश्चन में? बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है बॉस। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझना। आपको nth टर्म ये लेके आना है। बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा है, पर डरेंगे नहीं, ब्रेक करके करेंगे। एपी की nth टर्म ये प्रूफ करना है। nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लाना है, मतलब a और d पता होना चाहिए। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए a और d पता होना चाहिए, और a और d पता करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, दी हुई है।
मतलब ए और डी निकालना है। अब मैं चैट पॉज करूंगा, निकालूंगा, सब लोग मुझे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ए और डी निकालना, ध्यान देना। ओके गुरुजी निकालते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो pth टर्म का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। आप डरो नहीं, इसीलिए यह चीज मैंने पहले ही सिखा दी कि a p का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना। आराम से देखना, ठीक है। a q का मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p दिया हुआ है। दोस्तों डरना नहीं है, डरना नहीं है, मुझे बस ये बताओ, अगर ऐसा सब लोग मेरे को देखेंगे, अभी इसी जैसे 2-3 सवाल और करवाने, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता a प्लस 4d बराबर q और a प्लस 5d बराबर p, तो क्या डरते? क्या डरते? नहीं डरते ना। d के आगे 4, d के आगे 5। वैसे यहां पे d के आगे p माइनस 1, यहां पे d के आगे q माइनस 1। घबराना नहीं है, करेंगे एलिमिनेशन मेथड ही। ध्यान से देखिएगा भाई ना। तो मैंने लिखा यहां पर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहा हूं, तो ये साइन माइनस का, इस पूरी चीज का साइन माइनस का, p का साइन माइनस। डरना नहीं है, सब लोग देखेंगे इधर प्लस है माइनस है कैंसिल। ये कैसे करे भैया, ये कैसे करे, ये कैसे करे भैया, ये कैसे करे? देख ऐसे, मान ऐसा लिखा होता 5d और यहां पे 6d, क्योंकि ये माइनस का बन चुका है तो ये ऐसा लिखते 5d माइन। मैं जानता हूं कि तू इसका डायरेक्ट आंसर माइनस डी कर देता, तू इसका डायरेक्ट आंसर माइनस डी कर देता। प्लस का 5d माइनस का 6d, प्लस का 5d माइनस का 6d, माइनस डी कर देता। मैं कह रहा हूं क्यों ना वैसा का वैसा ही लिख दे, 5d माइनस 6d। अरे गुरुजी पर वो माइनस डी ही तो होता है, समझ रहा है मेरी बात। 5d माइनस 6d। वैसे यहां पे ये माइनस ये लिख दे, क्या दिक्कत है। p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d बराबर इधर कितना आ रहा है, q माइनस p, q माइनस p। d निकालना है, d निकालना है, d निकालना है। देख इधर भी d है, इधर भी d है, दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स है, दोनों से दो भी पछाड़ करके d बाहर निकाला, तो यहां पे बचा p माइनस 1। आराम से आराम से आराम से, यहां पर क्या बचा, माइनस का ब्रैकेट में q माइनस 1, तो माइनस q प्लस 1 डायरेक्ट लिख दूं, कोई लोड तो नहीं जीवन में। सोच के देखो, आराम से करेंगे, सब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मजा आएगा और पेशेंस रखेंगे। इसके पास d है, इसके पास d है, तो दोनों से d बाहर निकाला, तो यहां पर बचा p माइनस 1। मैं 5 बार तेरे बिना बोले रिपीट करूंगा, तो बस तू इधर ध्यान देगा मेरी जान, ठीक है। p माइनस 1 इधर बचा, इधर d गया, तो ये बचेगा, ये बचेगा ब्रैकेट में, मैंने ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दिया, माइनस q प्लस 1। समझ गए? तो देखो ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। अब देखो यहां पे कितना आया, d के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है p माइनस q और यहां पर क्या लिखा है, q माइनस p। अब d के साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगी, तो d बराबर आ गया q माइनस p अपॉन p माइनस q। अब एक चीज कर रहा हूं मैं, दोस्त ध्यान से देखना, ऊपर अगर माइनस बाहर निकाल लूं, ऊपर से अगर माइनस बाहर निकाल लूं, तो इन दोनों का साइन पलट जाएगा, मतलब माइनस p प्लस p बन जाएगा और प्लस q माइनस q बन जाएगा। नीचे आपका देखो p माइनस q लिखा ही हुआ है, तो p माइनस q से p माइनस q कटा, d की वैल्यू आ गई माइनस का 1, d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। बस यही हल्का सा मुश्किल पार्ट था, a निकालना तो बहुत आसान है। समझ में आया? समझ में आया कैसे करा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करूंगा, तुम्हारे बिना बोले ध्यान देना, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे। AP आपका Q के बराबर, मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू डी Q के बराबर। Qth टर्म P के बराबर, मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी P के बराबर। दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखा। अब क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस। साइन हम चेंज करते हैं जब हम माइनस करते दोनों इक्वेशंस को, तो प्लस है माइनस है कैंसिल,
ये माइनस ये मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, Q माइनस P मैंने वैसा का वैसा। अब इन दोनों के पास D है, तो D जैसी मैंने बाहर निकाला, D जैसी मैंने बाहर निकाला, P माइनस 1 इधर बचा। यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या बचेगा, माइनस का ब्रैकेट में Q माइनस 1, माइनस का ब्रैकेट में Q माइनस 1। आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, इन दोनों के पास D मैंने बाहर निकाला, यहां पर बचा P माइनस 1, यहां पर बचा P माइनस 1, यहां पर माइनस ब्रैकेट में Q माइनस 1, माइनस Q प्लस 1 डायरेक्ट खोल के लिखा, माइनस से प्लस 1 कटा, यह आपका अंदर P माइनस Q। D के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा। अब क्योंकि ये लगभग लगभग सेम दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो ये माइनस वाला P प्लस P बन जाएगा, प्लस वाला Q माइनस Q बन जाएगा। समझ गए? P माइनस Q कटा, माइनस 1 आपके D की वैल्यू। एक ऐसे निकालोगे, एक ऐसे निकालोगे, इधर देखो, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप एक ही वैल्यू पटक दो। ओके गुरुजी, आइए तो A प्लस, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर P है ना। तो A प्लस Q माइनस 1 D की जगह माइनस 1 बराबर P, करो सॉल्व। तो ए माइनस 1 इंटू Q माइनस Q, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 बराबर P। तो A की वैल्यू आ रही है P वैसा का वैसा, माइनस Q उधर गया प्लस Q, प्लस 1 उधर माइनस 1। ए आपका कुछ ऐसा आ रहा है, ए आपका कुछ ऐसा आ रहा है। दोस्तों आंसर ही आ गया। ए कितना आ रहा है P, ए कितना आ रहा है P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q माइनस 1, D आपका आ रहा है माइनस 1। फटाफट ए एन निकाल के दिखाओ। ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना रखा मैंने, P प्लस Q माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह माइनस 1, कर दो सॉल्व। P प्लस Q माइनस 1, माइनस 1 इंटू एन माइनस एन, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से ये कटा, P प्लस Q माइनस एन आ गया आपका nth टर्म। और यही आपको प्रूफ करना था। कैसा लगा सवाल, कितना प्रतिशत समझ में आया? कैसा लगा सवाल, कितना प्रतिशत समझ में आया? और याद रखिए, लंबे क्वेश्चंस में साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? यही प्रूफ करना था, घबराना नहीं है। मैं जानता हूं पहली पहली बार कोई चीज करते हैं, लगता है कि नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर सकते हो उतना करो। क्वेश्चन में आपको पता है pth टर्म Q के बराबर, qth टर्म P के बराबर, pth टर्म का मतलब यह होता है, qth टर्म का मतलब यह होता है। बबुआ अगर यहां पे a 100 लिखा होता तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बिना डरे लिखता ना, तो वैसे a q लिखा तो a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? अब जिसको भी क्या देखो, समझ में तो आ गया होगा कि एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी मैंने इन दोनों इक्वेशन से पता करा, खत्म बात। जिसको कोई भी दिक्कत, प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को घर पे रिपीट करिएगा। ऐसे ही एक और सवाल आपके मुंह पे हम फेंकेंगे, करिएगा जरा, है ना? ऐसी एक और सवाल तुम्हारे मुंह पे हम फेंक रहे हैं, जरा करिए जरा। एंड किसी ने बोला, एंड किसी ने बोला ससुरा घर पे घुस के मारेगा। करिए जरा, ठीक है? पेशेंस के साथ आराम से करेंगे। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, एपी की mth टर्म आपको 1/n दी है और nth टर्म आपको 1/m दी है। mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m। देखो nth टर्म 1/m, ठीक है? mnth टर्म 1 निकालने को बोला, मतलब क्या क्या प्रूफ करना है? इधर देखो, क्या प्रूफ करना है? mnth टर्म 1 है, इसका मतलब कौन बताएगा? mnth टर्म 1 लाना है, इसका मतलब क्या? mnth टर्म का मतलब क्या? देखो सब सिखा चुका हूं, इसीलिए मैंने ये सब करवाया था ना। mnth टर्म मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी आपको 1 के बराबर लाना है। तो क्या क्या पता होना चाहिए? a और d पता होना चाहिए। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए a और d पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, करके दिखाइए।
सेम क्वेश्चन करके दिखाइए, कैलकुलेशन करेंगे। मैं चैट पॉज करूंगा, सब लोग कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ। ए और डी बताइए मुझे, ए और डी बताइए मुझे। आसान सा आएगा ए और डी। ए एम का मतलब डरना नहीं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन अपॉन एन। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर वन अपॉन एम। करो दोनों इक्वेशन को माइनस, आहा, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये दो ससुरा कैंसिल। ये माइनस ये लिख दो, करो मत। एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी बराबर वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। करो सॉल्व। तो इसके पास डी, इसके पास डी, मैंने डी ससुरा बाहर निकाला, तो यहां पे बचा एम माइनस वन। बरखुरदार गलती ना करना, यहां पर माइनस एन माइनस वन बचेगा, तो माइनस एन प्लस वन लिख दूं। एलसीएम लो, यहां पर एम एन बचा, तो एन में एम एन तो ये ऊपर एम, एम में एम एन तो ऊपर एन, ऐसा आ गया। ठीक है, माइनस वन से प्लस वन कटा, डी के साथ मल्टीप्लीकेशन में एम माइनस एन है। ठीक है, यह आपका देखो एम माइनस एन और नीचे आपका एम एन। ससुरा मजा आ गया। डी के साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है नीचे चली जाती है। दोस्तों एम माइनस एन, एम माइनस एन कटा, यह आपका आ गया वन अपॉन एम एन। डी आपका आ गया वन अपॉन एम एन। डरना नहीं है, कैसा भी आए। ए कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन मानो 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 मानो, ये यूज कर लो। तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन अपॉन एन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अलग सा है ये। ए प्लस एम माइनस वन, डी की जगह वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। इधर देखो अब दोस्तों, ये वन अपॉन एम एन इसमें भी जाके मल्टीप्लाई, इसमें भी जाके मल्टीप्लाई, तो ए प्लस इसके नीचे वन लगा दे, इसके नीचे वन, तो एम इंटू वन आपका एम आएगा, वन इंटू एम एन आपका एम एन आएगा। ठीक है, बीच में माइनस, वन इंटू वन आपका वन आएगा, एम एन इंटू वन आपका एम एन आएगा, बराबर वन अपॉन एम, वन अपॉन एन सॉरी। देखो एम से एम गया तो यह आ गया वन प्लस वन अपॉन एन, वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एन। ए निकालने के लिए सब कुछ उधर, तो वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एम एन। दोस्तों प्लस माइनस कैंसिल, ए भी आपका वन अपॉन एम एन आ गया, ए भी आपका वन अपॉन एम एन आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में ए और डी आपका सेम आ गया। आपको क्या निकालना है? एम एन एथ टर्म। आपको एम एन एथ टर्म वन प्रूफ करना है, तो आइए एम एन एथ टर्म निकालते। तो ए प्लस क्या होता है? एम एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना? वन अपॉन एम एन, एम एन की जगह एम एन, डी कितना? वन अपॉन एम एन। कर लो सॉल्व, आंसर दिख जाएगा वन अपॉन एम एन। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई, तो एम एन अपॉन एम एन हो जाएगा। ये जाके इसमें तो वन अपॉन एम एन हो जाएगा। दोस्तों प्लस का माइनस का कैंसिल, एम एन अपॉन एम एन, दोस्तों दोनों कैंसिल, वन आ गया। तो एम एन एच टर्म आपकी वन आ गई, हैंस प्रूव्ड। सबको बना, सबको समझ आया, देख लो। सबको बना, सबको समझ आया, देख लो। एकदम सेम क्वेश्चन था, एकदम सेम क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेशन से कोई डरेगा नहीं। एक बार नहीं बने, दो बार नहीं बने, तीसरी बार जरूर बनेगा। रिपीट जरूर करना। ठीक है, हो गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए करना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है ना? भ्रम 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 भ्रम, ये तो आपका हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। चलिए एक दोस्तों, एक दोस्तों, एक दोस्तों, एक दोस्तों, ये वाला करेंगे लास्ट आज का, लास्ट आज का, लास्ट 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 है, पक्का लास्ट। या घर पे करना चाहेंगे, या घर पे करना चाहेंगे, जैसा बोले आप लोग। चलो होमवर्क में करके लाना और सब लोग करके लाएंगे। होमवर्क करके लाना, सब लोग करके लाएंगे। किसी भी एक बबुआ ने नहीं करा दोस्तों, फिर गलत बात यार। ठीक है, करना है। एक ये वाला होमवर्क करेंगे, एक ये वाला होमवर्क करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेगा।
दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेगा, है ना। चलिए 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 चलिए। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो फटाफट, है ना। ठीक है, होमवर्क करेंगे दोनों, है सब लोग, है ना। दोस्तों, डी मतलब A2 माइनस A1 होता है, डी मतलब A3 माइनस A2 होता है, डी मतलब A100 माइनस A99 भी हो सकता है। हां या ना में जवाब देना, हां या ना में जवाब देना, बस 2 मिनट की और बात। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। डी मतलब A1000 माइनस A999, डी मतलब A500 माइनस A क्या, बाद वाली टर्म माइनस पहली टर्म, बाद वाली टर्म माइनस पहली टर्म, बाद वाली टर्म माइनस पहली टर्म। बताना यहां पे क्या आएगा, बताना यहां पे क्या आएगा। फिर फाइनल जो सिखाऊंगा वो ये सिखाऊंगा, बड़ा सा लिख दूंगा, है ना। डी बराबर क्या होगा यहां पे 500, यहां पे जो भी है एक माइनस कर दे। ठीक, अब बताओ जरा, मजा आएगा। ठीक है, फॉर्मूला किस फॉर्म में आपको दिया जाए। ठीक है, बताओ यहां पे क्या आएगा, डैश। बताओ यहां पे क्या आएगा, सफिक्स बोलते हैं शायद इसको। बताओ यहां पे क्या आएगा। यह आपका फॉर्मूला, याद रखना है, घबराना नहीं है इस फॉर्मूले से। सड़ा सा फॉर्मूला है, समझ में आ गया और कैसे आया फॉर्मूला। बताओ जरा क्या आएगा, फटाफट बताइए क्या आएगा। एन आएगा, ठीक है, ठीक है, एन आएगा, है ना भाई। यहां पर जो भी लिखा है उसमें -1, जो भी लिखा है -1, जो भी लिखा है -1, तो n प्लस 1 -1 ये गया, बचा n। ठीक ठीक, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लेना, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो 3 क्वेश्चंस होमवर्क हैं डीपीपी के साथ साथ, प्लीज निपटाना। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला करना ही करना है, और क्लास में किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज वो उसको घर पे रिपीट करे, बन जाएगा, है ना। आज आपकी नो डीपीपी है, आज आपकी नो डीपीपी है, ठीक है। तो पर अगर आपको होमवर्क करना है तो मैं यही बोलूंगा कि अब आप nth टर्म वाले फॉर्मूले पर किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी उठा लो, जनरल टर्म यानी nth टर्म पर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे निपटा दोगे, ऐसे ऐसे। आरडी शर्मा उठा लो, कोई भी क्वेश्चन तुम ऐसे निपटा दोगे। मेरा क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें कोई भी क्वेश्चन तुम जैसे मतलब बहुत आसानी से कर लोगे यार, ठीक है। तो nth टर्म पर सारे क्वेश्चन खत्म। 3 क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा जो आज होमवर्क दिए। प्लीज होमवर्क करके रखना, एटलीस्ट ट्राई करना। एक बार नहीं बने तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं बने तो तीसरी बार। और फिर साथ साथ नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का। क्या है वो सब समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, आर्य सगर सारे बुक के क्वेश्चंस बन जाएंगे। जब बोलता हूं ना तो सच बोलता हूं, जब बोलता हूं तो सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता, ठीक बात, कसम से बन जाएंगे। देख यार, एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो फंसाता है, उसका तो सॉल्यूशन देख के बना लेना, है ना। चलिए 1-2 मिनट डाउट देख लूं, फिर निकलते हैं। बहुत तेज दोस्तों ये आ रही है, हाँ। चलिए, क्या बोल रहे हैं सर, अपन को सब कुछ समझ आया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स। कृतिका जी, कृतिका थैंक यू सो मच यार। कृतिका मीन्स अ लॉट, है ना, आपके लिए दिल। सर वीडियो कॉल समय नहीं है मोहित यार, करता हूं यार एक दिन, मतलब फ्री होके करते हैं यार। अभी तो सिलेबस खत्म करने पे ध्यान है, और अपन पता है बहुत सही चल रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, तुमने पता नहीं ये बात नोटिस करी कि नहीं करी, सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो मैं पुराने बबुआस को मिस करता था कि 2024 वाले बबुआस, और मैंने अभी से तुम्हें मिस करना चालू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि हम लोग बहुत बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं और हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आपको दिसंबर बोला गया, पर मुझे लगता है दिसंबर स्टार्टिंग बोला गया, पर मुझे लगता है नवंबर में ही शायद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सर क्या कर रहे हैं, क्या हो गई, क्लास अटक गई कि
हाँ चलो इसी के साथ बाय बाय। तौबा तौबा कर दें, अरे आती है भाई, एकदम स्टेप आती है अपन को। ठीक है सर, मेरे स्कूल वाले टीचर को ये क्वेश्चन नहीं आते, कोई बात नहीं लकी, कोई बात नहीं, लेट द टीचर बी द टीचर दैट ही शी वांट्स टू बी, अपन अच्छे समझते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू बब्बू, आई गॉट 38 ऑफ 40, बहुत बढ़िया यार। मैं बता रहा हूं आएंगे 100% मार्क्स आएंगे, बस नोट्स देख के भी चले जाओगे तो। ठीक है सर, कुछ मोटिवेटिंग कर दो, कर दूं या बोल दूं? मोटिवेटिंग, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। ये बुक का प्रमोशन नहीं है, पर इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये? डेथ। आपको पता है इंडिया का डेटा या वर्ल्ड का डेटा, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर एक डेटा कहता है कि जितने लोग आज सोने जाते हैं, सब लोग सोते हैं, जितने लोग आज सोने जाते हैं, कल 1,60,000 लोग कम सोकर उठते हैं। इसका मतलब क्या कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है यार, आपको नहीं पता कि लाइफ में कब क्या हो जाएगा। आप सोच के देखो, आंखें बंद करके देखो, हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जेलेसी, कि यार वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, वो नई गाड़ी खरीद रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। जिंदगी में आए हो, जिंदगी को जीने आए हो, और जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिंदगी में खुशी के पल जियो खुलकर, नहीं, जिंदगी में दुख के पल को भी जीना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद होगी, तुम इमॉर्टल नहीं हो, तुम मॉर्टल हो, है ना। वैसे तो अभी बहुत छोटे हो, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, पर हम सबको ये बात कहीं ना कहीं समझना जरूरी है कि इस दुनिया में हम बहुत कम समय के लिए आए हैं। और जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि भाई कुछ करना है यार, कुछ करना है यार, कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना है यार। लग जाओ अपने काम पे, और जरूरी नहीं है पढ़ाई से बड़ी चीजें होती हैं, जो करने का मन है वो कर यार, बस लग जा, बस लग जाओ। ज्यादा दुखी मत हुआ कर, ज्यादा दुखी मत हुआ कर। ठीक है, जियो खुलकर, इस पल को जियो। चलो टाटा बाय बाय। तुम्हें इमोशनल कर दिया क्या मैंने? चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।